स्टूडेंट, एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में आज आप लोग मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ने वाले हैं। और मैट्रिक्स चैप्टर में सबसे पहले आज आपको अवयव की परिभाषा बताई जाएगी और यहाँ से आपका FA1 परीक्षा का सिलेबस स्टार्ट हो रहा है। तो आप सभी लोगों को यहाँ से अपनी फेयर कॉपी बनानी है और फेयर कॉपी में ये सारी चीज़ें मेंटेन करनी है। जिन स्टूडेंट ने अभी तक अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है वो यहाँ से अपना होमवर्क कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो देखिए अवयव क्या होता है। सबसे पहले संख्याओं को पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित करने पर जो आयताकार सारणी प्राप्त होती है उसे अवयव कहते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहली यहाँ इम्पोर्टेंट चीज़ है पंक्तियों और स्तंभ। पंक्ति क्या होती है और स्तंभ। देखिए जब आप संख्याओं को इस तरह से ऐसे लिखते हैं तो ये पंक्ति में संख्याएं लिखी जाती हैं, और जब आप इस तरह से संख्याओं को लिखते हैं तो इसे हम स्तंभ में बोलते हैं। तो पंक्तियों का मतलब है इस तरह से लिखना और स्तंभ का मतलब है इस तरह से लिखना। तो यहाँ पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो अब आपको यहाँ पर अवयव की जो परिभाषा बताई गई है उसके अनुसार संख्याओं को पंक्तियों तथा स्तंभों में व्यवस्थित करने पर जो आयताकार सारणी प्राप्त होती है उसे अवयव कहते हैं। ये यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अवयव के लिए परिभाषा। अब हम लोग देखते हैं अवयव को इस तरह से लिखेंगे। जैसे हमने लिखा 3 4 5 7 8 9। अब हम इसको एक सारणी में बंद कर देते हैं। यहाँ से भी हम इसको एक सारणी में बंद कर देते हैं। तो अब आप देखिए जब हमने यहाँ पे संख्याएं लिखी हैं तो यहाँ पर 3 4 5 को हमने पंक्ति में लिखा है, 7 8 9 को हमने पंक्ति में लिखा हुआ है, और 3 और 7 को स्तंभ में लिखा है, 4 और 8 को भी स्तंभ में लिखा है, और 5 और 9 को भी हमने यहाँ पर स्तंभ में लिखा है। तो इस तरह से देख सकते हैं आप कि पंक्तियाँ और स्तंभ दोनों यहाँ पर हैं। तो संख्याओं को पंक्तियों और स्तंभ में व्यवस्थित करने पर जो हमें सारणी प्राप्त होती है उसे हम अवयव कहते हैं। यानी ये जो हमें यहाँ पर सारणी मिल रही है इसको हम क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। अब बारी आती है कि अवयव के अवयव क्या होते हैं। ध्यान से आप लोग देखिए, अगली बारी आती है अवयव के अवयव। देखिए बच्चों यहाँ पर अगली परिभाषा है अवयव के अवयव। अवयव जिन अवयवों से, जिन संख्याओं से बना होता है उसे अवयव के अवयव कहते हैं। जैसे आप ऊपर वाली सारणी को ध्यान से देखिए, यहाँ पर 3 4 और 5 है, यहाँ पर 7 8 और 9 है। तो यहाँ पर इन संख्याओं से अवयव बना हुआ है। तो यहाँ पर 3 4 5 और 7 8 9 को अवयव के अवयव कहते हैं। तो ये यहाँ पर अवयवों को बताता है। तो इस तरह से अवयव के अवयव क्या होते हैं। अवयव जिन संख्याओं से बना होता है उसे हम अवयव के अवयव कहते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ अवयव क्या है, 3 4 5 7 8 और 9 है। इसके बाद अगला आता है अवयव का क्रम और अवयव का निरूपण। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए अब यहाँ पर हम लोग जानेंगे अवयव का क्रम। तो देखिए अवयव का क्रम क्या होता है। क्रम को हम लोग कोटि भी कहते हैं। तो अवयव का जब क्रम हम लोग निकालेंगे तो उस अवयव में पंक्तियों की संख्या क्रॉस स्तंभों की संख्या आपको कितनी होगी। यदि किसी अवयव में पंक्तियों की संख्या 4 है और स्तंभों की संख्या 3 है तब हम उसका क्रम बोलेंगे 4 क्रॉस 3, यानी 4 क्रॉस 3। तो अवयव का जब आप क्रम निकालेंगे तो सबसे पहले आपको पंक्तियों की संख्या गिननी होगी और साथ में स्तंभों की संख्या गिननी होगी। पंक्तियों की संख्या क्रॉस स्तंभों की संख्या, इसे हम अवयव का क्रम कहते हैं। और क्रम का नाम कोटि भी होता है। तो यहाँ पर क्रम भी इस्तेमाल किया जाता है और कोटि भी बोला जाता है। अब आप यहाँ पर देखिए अवयव का निरूपण। तो अवयव को किससे निरूपित किया जाता है, ध्यान से आप लोग देखिएगा। अवयव को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों यानी ABC या जैसे X Y Z है, इस अक्षरों से दर्शाया जाता है। अवयव को कैपिटल लेटर से हमेशा दर्शाया जाता है और अवयव के अंदर जो अवयव होते हैं उसको स्मॉल लेटर से यानी छोटे अक्षरों से दर्शाया जाता है। तो आप लोग यहाँ पर जैसे हम लोग के पास एक उदाहरण है, जैसे हमारे पास
3 4 5 7 8 और 9। तो इस आव्यूह को हम किससे दर्शा रहे हैं? कैपिटल ए से दर्शा रहे हैं। इसी तरह आप इसको बी से या डी सी से किसी से भी दर्शा सकते हैं। अगर आपसे कहा जाएगा कि इस आव्यूह का क्रम बताइए, तो इस आव्यूह का क्रम आप बताएंगे। सबसे पहले आप पंक्तियों की संख्या गिनेंगे, फिर स्तंभों की संख्या गिनेंगे। तो यहाँ पंक्ति इस तरह से गिनी जाती है, इस तरह की संख्याएं पंक्ति में संख्याएं कहलाती हैं, और इस तरह की संख्याएं जो होती हैं वो स्तंभ कहलाती हैं। तो 3 और 7 अगर आप इस तरह देखते हैं तो ये पहली पंक्ति है, 4 8 दूसरी पंक्ति है, 5 और 9 तीसरी पंक्ति है। तो इससे हमें मालूम चलता है कि यहाँ 3 पंक्ति है। फिर आप क्रॉस बनाएंगे 3 4 और 5 ये पहला स्तंभ है, 7 8 और 9 ये दूसरा स्तंभ है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं आव्यूह का क्रम होगा 3 क्रॉस 2। यहाँ पर आव्यूह का क्रम 3 क्रॉस 2 होता है। तो इस तरह से हमने सीखा आव्यूह को दर्शाने के लिए बड़े अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, और आव्यूह के क्रम को दर्शाने के लिए पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या को इस प्रकार से लिख दिया जाता है। और इसी तरह कुछ जगहों पर विद्यार्थियों को यहाँ पर लिखा होता है क्रम 3 क्रॉस 2। यहाँ पर भी क्रम को हम लिखकर दर्शा सकते हैं, तो आपको इसका भी विशेष ध्यान रखना होगा। इसके बाद हमारी आती है बेटा आव्यूह के निरूपण में आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बतानी है, आप लोग ध्यान से देखिए। देखिए स्टूडेंट, अब आपको पढ़ना है आव्यूह का व्यापक रूप। तो आव्यूह का व्यापक रूप क्या होता है? देखिए आप सभी लोग, जैसे हमारे पास एक आव्यूह है ए, और उसके बाद इस आव्यूह के अंदर यहाँ पर अवयव लिखे जाएंगे। अवयव यानी वो संख्या है जिससे आव्यूह बना होता है। तो जब आप इसके अंदर अवयव लिखते हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना होगा बेटा, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि जब हम आव्यूह के अवयवों को लिखते हैं तो यहाँ पर छोटे अक्षरों से इसको हम लिखते हैं। तो आव्यूह का व्यापक रूप होता है ए आई जे। इसमें आई और जे क्या बताते हैं? ध्यान से देखिए। आई का मतलब होता है पंक्ति, और जे का मतलब होता है स्तंभ। यानी आई बताता है पंक्तियों को और जे बताता है स्तंभ को। जैसे आप यहाँ पर मान लीजिए इस आव्यूह का क्रम 3 क्रॉस 3 है, यानी आव्यूह का क्रम 3 क्रॉस 3 है। तो इसका क्या मतलब हुआ? पंक्ति हो जाएगी यहाँ पर 3 और स्तंभ क्या हो जाएंगे 3। तो आप जब इसको व्यापक रूप में लिखते हैं तो आपको कैसे लिखना होगा? ध्यान से देखिए। जब आप पहला अवयव लिखते हैं तो पहले अवयव को A11 से लिखा जाएगा। 1 और 1 का मतलब होता है पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव। A12 का मतलब होता है पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ। A13 पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। A21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। A22 A23 A31 A32 A32। ये हमें बताता है कौन सा अवयव किस पोजीशन पर है, किस स्थिति में। जैसे आप इसकी बात करते हैं A21 की, तो ये देखिए दूसरी पंक्ति में है और पहले स्तंभ में है, इस वजह से हम इसको A21 लिखते हैं। जैसे आप इसकी बात करते हैं 32 की, देखिए ये 3 क्या बताता है? 3 आपको बताता है पंक्ति यानी तीसरी पंक्ति, और 2 आपको बताता है दूसरा स्तंभ। तो इस तरह से ये अवयव को दर्शाने का भी एक तरीका होता है। तो आप सभी को इसको ध्यान रखना होगा। अब आप देखिए अवयव के प्रकार। देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद आपको यहाँ पर पढ़ना होगा अवयव के प्रकार। देखिए अवयव मुख्यतः 7 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला यहाँ पर स्तंभ अवयव है, पंक्ति अवयव है, वर्ग अवयव है, विकर्ण अवयव, अदिश अवयव और इकाई अवयव, शून्य अवयव है। इसमें आपको सबसे महत्वपूर्ण अवयव मिलेगा वर्ग अवयव और इकाई अवयव। इन दोनों अवयवों का प्रश्नों में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाएगा, सबसे अधिक इन अवयवों का प्रयोग किया जाएगा, वर्ग अवयव का और इकाई अवयव का। तो आप लोग इसको एक एक करके 1 बाय 1 समझिए। जैसे सबसे पहली बात आती है स्तंभ अवयव की।
तो स्तंभ अवयव कहते हैं ऐसा अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ होता है। ऐसा अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ होता है उसको हम स्तंभ अवयव कहते हैं। जैसे आप उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं 4, 5, 7। देखिए ये हमने एक ऐसा अवयव बनाया है जिसमें केवल एक स्तंभ है। तो ऐसा अवयव, इसका अवयव का कौन सा प्रकार है, इसको कहते हैं स्तंभ अवयव। इसी तरह से इसका अगला भाग है, देखिए स्तंभ अवयव के बाद अगला अवयव कौन सा है, पंक्ति अवयव। स्तंभ अवयव की तरह पंक्ति अवयव भी होता है। इसकी परिभाषा आप ऐसे बता सकते हैं, ऐसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति होती है उसे हम पंक्ति अवयव कहते हैं। जैसे आप इसका भी एक उदाहरण बता सकते हैं 7, 8, 9। देखिए इसमें आपने देखा 7, 8, 9 लिखा हुआ है, इसमें आपके पास केवल एक ही पंक्ति दी गई है, तो ये एक पंक्ति अवयव है। इसी तरह से अगला है वर्ग अवयव। तो देखिए यहाँ पर वर्ग अवयव क्या है, ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या बराबर होती है। यानी ऐसे अवयव में जितनी पंक्ति होती है उतनी ही स्तंभ होते हैं, इसे हम वर्ग अवयव कहते हैं। जैसे आप वर्ग अवयव का एक उदाहरण ले लें 2, 4, 5 और 7। यानी ऐसा अवयव जिसमें दो पंक्ति हैं, इसमें देखिए दो पंक्ति हैं और दो स्तंभ हैं, तो इसको हम वर्ग अवयव कह सकते हैं। इसी तरह से आप इसको भी देखिए इसमें आप अगर ध्यान से देखते हैं तो इसके अंदर 3 पंक्ति है और 3 स्तंभ है, तो ये एक वर्ग अवयव को दर्शाता है क्योंकि इसमें 3 पंक्ति हैं और 3 स्तंभ हैं। तो वर्ग अवयव की परिभाषा क्या है, ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या आपस में बराबर होती है उसे हम वर्ग अवयव कहते हैं। इसकी परिभाषा आप बुक से देखकर लिख सकते हैं और एक उदाहरण भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको बुक में भी दी गई हैं, आपको हम केवल विस्तार से बता रहे हैं एक्सप्लेन करके। अब आप देखिए अगला अवयव क्या है, अगला अवयव का जो नाम है उसका नाम है विकर्ण अवयव। देखिए विकर्ण अवयव में क्या होता है, विकर्ण अवयव कहते हैं ऐसा अवयव जिसमें केवल विकर्ण के अवयव होते हैं, उसके अतिरिक्त सभी अवयव 0 होते हैं। यानी केवल विकर्ण में अवयव लिखे जाते हैं, अवयव होते हैं, बाकी जितने भी अवयव होते हैं सभी अवयव क्या होते हैं, 0 होते हैं। ऐसा अवयव विकर्ण अवयव होता है। जैसे हम इसका एक उदाहरण देते हैं, जैसे 1, 2, 5, यहाँ पर 0 है, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 है, यहाँ 0, यहाँ भी 0 है और तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पर विकर्ण में 0 नहीं है और इसके अतिरिक्त सभी अंक 0, 0। तो ऐसा अवयव विकर्ण अवयव कहलाता है, जिसको हम डायगोनल मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो आप लोगों को इसकी परिभाषा में मिल जाएगी। इसके बाद अगला आता है अदिश अवयव। अब आप देखिए अदिश अवयव क्या होता है, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। तो देखिए बेटा यहाँ पर आपने विकर्ण अवयव पढ़ा, विकर्ण अवयव में विकर्ण के अवयव यहाँ होते हैं, बाकी सारे अवयव क्या होते हैं, 0 होते हैं। विकर्ण अवयव से ही संबंधित एक परिभाषा और है जिसको हम कहते हैं अदिश अवयव। देखिए विकर्ण अवयव की ही तरह है ये भी, इसमें जो विकर्ण के अवयव होते हैं वो एक जैसे होते हैं। विकर्ण के अवयव एक जैसे होते हैं, बाकी के सभी अवयव 0 होते हैं, तो हम ऐसे में उसको बोलते हैं अदिश अवयव। यानी अदिश अवयव की परिभाषा ये बनती है कि विकर्ण के अवयव एक समान होते हैं, बाकी सभी अवयव क्या होंगे, 0 होते हैं। ऐसे अवयव को हम लोग कहते हैं अदिश अवयव। अब यहाँ पर इसके बाद बारी आती है शून्य अवयव और इकाई अवयव। तो शून्य अवयव क्या है और इकाई अवयव क्या है, अब आप लोग इसके बारे में देखिए। तो यहाँ पर अब बारी आती है इकाई अवयव की, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे 1, 0, 0, 0, 1, 0,
0 0 1। आप इसको ध्यान से देखिए तो यहाँ पर विकर्ण में जो अवयव है वो है 1 0 0। विकर्ण में सभी अवयव 1 1 है और अन्य सारे अवयव क्या हैं, 0 है। तो ऐसा अवयव जिसके विकर्ण के अवयव 1 होते हैं, अन्य सभी अवयव 0 होते हैं, इसको हम इकाई अवयव कहते हैं और इकाई अवयव को I से दर्शाया जाता है। अब आपको ये ध्यान रखना होगा कि इकाई अवयव में 3 क्रॉस 3 इसमें पंक्ति और स्तंभ बराबर होने चाहिए, क्योंकि इकाई अवयव में पंक्ति और स्तंभ बराबर होते हैं। इकाई अवयव एक वर्ग अवयव की तरह है, तो यहाँ पर पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर होती है। और अगर इसका क्रम 3 बाई 3 है, 3 क्रॉस 3 है, तो हम इसको I3 से दर्शाते हैं। और अगर हमारे पास एक ऐसा अवयव है जिसका क्रम 2 क्रॉस 2 है, यानी पंक्ति और स्तंभों की संख्या 2 है, तो ऐसे अवयव को हम इकाई अवयव में I2 से दर्शाते हैं। इसको हम I2 लिखकर दिखाएंगे। तो इस तरह से आपने देखा। इसके बाद आता है शून्य अवयव। तो जैसा कि ये नाम से ही परिभाषित है, ऐसा अवयव जिसके सभी अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं। ऐसा अवयव जिसके सभी अवयव शून्य हो उसे हम शून्य अवयव कहते हैं। तो देखिए मैंने आपको सभी परिभाषाओं को 1 बाय 1 बताया है उदाहरण के साथ। आप लोग इन परिभाषाओं को अपनी किताब से अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं और इसको अच्छी तरह से लर्न कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इक्वालिटी यानी अवयवों की समानता और उससे संबंधित कुछ प्रश्न। ठीक है, तो आप सभी लोग अपना काम डेली करके भेजें। यहाँ से आपके FA1 की परीक्षाओं का सिलेबस चल रहा है, सभी लोग अपना होमवर्क करके भेजेंगे। जो भी समस्या होगी वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उनसे पूछ सकते हैं, या किसी प्रश्न में कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।